नहीं बनना है एमपी भैया, नहीं गाली सुनना है, नहीं बनना है एमपी। आप देख तो रहे एमपीओ का क्या हाल है। हमें नहीं बनना है भैया एमपी और ना गाली सुनना है। नहीं बनेंगे, हमको नहीं बनना है, हमको बनना ही नहीं है। क्या हमको अपना बाल बच्चों को गाली सुनाना ही नहीं है। अरे घबराओ मत मेरे भाई, कोई हम लोग नहीं बनेंगे एमपी। देख रहे हैं भैया, रमेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, देश का नौजवान रो रहा है, देश का नौजवान कह रहा है हम राजनीति में जाके एमपी नहीं बनेंगे। अरे एमपी नहीं बनेंगे। कोलकाता शहर में कुछ यूथ हैं जो कह रहे हैं नहीं बनना है एमपी, नहीं बनना है एमपी। क्यों नहीं बनना है एमपी? क्या बात है जो ये लोग बोले नहीं बनना है एमपी? आइए इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। एमपी बनेंगे नहीं भैया, ना गाली सुनना है हमें अपने माँ बाप का और ना आतंकवादी का दाग लेना है। हम देशभक्त है भैया, हमें गाली नहीं सुना है, हमें एमपी नहीं बनना है। देश के लोगों का ये हाल हो गया है कि आज हमारे बंदे जो वोट देके जिताते उसको रोना पड़ रहा है कि हम लोग कैसे लोगों को बैठाया। क्या वाह रे मेरे वाह, वाह रे देश के ठेकेदार। देखिए नौजवान किस तरह से रो रहा है, बिलक रहा है। एक तरफ रो रहा है हमारा छोटा भाई, हमको एमपी बनना ही नहीं है। हमको अपना बाल बच्चों को गाली सुनाना ही नहीं बनना है। यहाँ पर हम लोग किसी को नहीं बनना है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये बात सुनकर हमारा सर शर्म से नीचे झुक गया कि एक पढ़े लिखे एमपी, एक एडुकेटेड लोग जिन्हें हम चुनकर लोकसभा में भेजते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा लोकसभा जहां हम लोग उन्हें भेजते हैं, वो वहां जाकर क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को ऐसी बातें की जा रही है। मैं धिक्कार जनाता हूं रमेश भदौरिया को। जो शब्द उन्होंने दानिश जी के लिए इस्तेमाल किया वो कभी भी हिंदुस्तान की जनता न मानी है न मानेगी। आप लोगों ने देखा होगा हमारे एमपी को, दानिश अली साहब को, किस प्रकार किस गंदी बातें, गंदी शब्द के साथ उनको संबोधित किया गया। क्या ये हमारे देश का लोकतंत्र है? क्या इसी के लिए बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया था कि आज बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमपी वो संविधान को कुचल दे वही मंदिर में जहां पर हम लोग अपने एमपी को चुनकर भेजते हैं? दोस्तों और साथियों, आज हम सबों को एक होने की जरूरत है। आप लोगों को देखने की जरूरत है आज हमारे संसद में क्या हो रहा है। देश की बात छोड़िए, देश का जो पिलर है जिससे हमारा पूरा देश चलता है, जो जगह से हमारे संसद में ऐसी भाषा की इस्तेमाल की जा रही है पढ़े लिखे एमपी के खिलाफ, पढ़े लिखे एमपी से। मैं शर्म से हमारा सर नीचे झुक जाता है। पूरे हिंदुस्तान वासियों का सर शर्म से नीचे झुक गया जब हमारे ही संसद में हमारे ही हिंदुस्तान के एक एमपी को ऐसी भाषा से उन्हें बोला गया। देखिए परवेज भाई, आपकी बात बाद में सुनेंगे, पहले हम अपने दोस्तों से पूछना चाहते हैं क्या आप एमपी बनना चाहते हैं? नहीं भाई, नहीं क्या है भैया, गाली कौन सुनना चाहेगा भैया? आप एमपी बनना चाहते हैं? विनोद सिंह जी, क्या आप एमपी बनना चाहते हैं? कभी नहीं। ऐसा कौन है कि एमपी बन के गाली सुनेगा? हम कभी नहीं चाहेंगे हम एमपी बने। सोनू सिंह जी, आप क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं एमपी बनिएगा? कौन गाली सुनना चाहेगा भाई? इतने पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग जाके वहाँ पार्लियामेंट में जाके जहाँ भी जाकर लोग गाली दे रहे हैं। एमपी को एमपी होकर एमपी को गाली दे रहे हैं। नहीं बनिएगा, आपको 20 से 30 लाख लोग वोट देके एमपी बनाएंगे तो भी नहीं बनेंगे एमपी। क्यों? गाली सुनने के लिए भाई। आप क्या बोलते हैं विनोद सिंह जी? ऐसा 30 लाख वोट लेके क्या करना जो आपको माँ बहन का गाली हमको सुनना पड़े? हमको ऐसा एमपी नहीं चाहिए। हम जिस जगह पे अगर हम कल सोच भी रहे कि एमपी बनने का, इस पार्लियामेंट में जहाँ पे हम लोग सब विश्वास करते हैं, वहाँ का हर डिसीजन का इंतजार करते हैं कि वहाँ क्या डिसीजन होगा जो हम लोग का देश के लिए अच्छा होगा, पर वहाँ तो बैठ के आपस में गाली गुप्ता चल रहा है। पर क्या फायदा हमारा ऐसा पार्लियामेंट का कि हम जिनके ऊपर विश्वास करें। तो आप क्या कहते हैं? क्या बन रहे हैं? आपको एमपी बनना है? बनने का तो भैया अरमान सब में है। हम राजनीतिक कर्मी हैं, हमारी पार्टी के एमपी भी है और आने वाले दिनों में हमारी पार्टी और ज्यादा बहुमत से जीत करके संसद में जाएगी। इस बार जो कम था वो ज्यादा आंकड़ा 42 में 42 तृणमूल का एमपी जाएंगे। अगर एमपी बन के गाली सुनने का शौक है तो बनिए, इससे हम लोगों को तो ये नहीं है। ये लोकतंत्र को उस मंदिर में अगर गाली सुनना पड़े देश के लिए तो हम सुनेंगे, क्योंकि हमें 125 करोड़ देशवासियों के लिए आवाज उठाना है। आप भले ही डर जाएं, हम नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि हम ममता बनर्जी के सैनिक हैं। हम इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि हम फिरहाद हकीम के रास्ते पे चलते हैं, और हम इसलिए नहीं डरेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। आज सुन ले जिस तरह से एक मंदिर में, क्योंकि हम उसे राजनीति का वो मंदिर है जहां 20 लाख 30 लाख लोग एक एक संसद को वोट दे करके उनको एमपी बनाते हैं, और उस मंदिर में भेजा जाता है जिस मंदिर में मां बहन की गाली दी जा रही है, जिस मंदिर में आज आतंकवादी कहा जा रहा है। इसलिए विनोद सिंह बोल रहा है हमें एमपी नहीं बनना है, इसलिए सोनू सिंह बोल रहा है हमें एमपी नहीं बनना है, इसलिए अकबर भाई बोल रहे हैं एमपी नहीं बनना है, इसलिए शेर मोहम्मद बोल रहा है एमपी नहीं बन रहा है। वाह रे तेरी लीला,
मैं तो अपरंपार है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि भगवान प्रभु का, अल्लाह का, ईश्वर का हम लीला का चर्चा करते हैं, मगर अब बीजेपी के एमपीओ का चर्चा इतना हो गया है कि नई पीढ़ी, नई नस्ल जो है राजनीति करने से डर रही है। नई नस्ल बोल रही है कि अगर हम राजनीति करेंगे और मोदी जी के किसी एमपी के हाथ से गाली सुनना पड़ेगा, हमारे घर का बच्चा जब टीवी में ऑन करके देखेगा, उनका बेटा टीवी में ऑन करके देखेगा, उनका बेटी टीवी में ऑन करके देखेगा, तो ये देखेगा कि पापा पापा हमने देखा था जिस तरह से रमेश बहादुरी ने आपको बी का शब्द इस्तेमाल किया था, रमेश जी ने आपको माँ बहन का शब्द इस्तेमाल किया था, और सबसे बड़ा कलंक आतंकवादी। ये कलंक हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ा कलंक और कुछ नहीं हो सकता है। हम मरना पसंद करेंगे मगर इस शब्द को अपने कानों तक लेना पसंद नहीं करेंगे। देश का 125 करोड़ देशवासी आज आतंकवादी हो गया क्योंकि वो बीजेपी के एमपी के सपोर्टर नहीं है। तो क्या देश में जो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, जो बीजेपी के रमेश जी जैसे एमपी के खिलाफ, देखिए हम इस देश में रहते हैं, हमारे देश की संस्कृति और यही सभ्यता है जहां हम अभी भी रमेश जी को रमेश जी करके कह रहे हैं क्योंकि वो एक एमपी हैं, क्योंकि वो उस मंदिर में जाकर के बैठते हैं जहां से हमारा देश का भविष्य लिखा जाता है, जहां से विनोद सिंह का भविष्य लिखा जाता है, जहां से शेर मोहम्मद का भविष्य लिखा जाता है, जहां से शेर का हो या अकबर का हो, एक तरफ राम का हो एक तरफ रहीम का हो, उसका भविष्य को लिखा जाता है, जहां राम और रहीम को एक नजर से देखा जाता है। हम उस देश के इतने बड़े मंदिर में आज जो है इस तरह का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। बेचारा 2 दिन से, मैं तो उनको बेचारा ही कहूंगा, 2 दिन से सो नहीं पाए हैं। दानिश अली जी का मैंने मीडिया में बाइट देखा, आप जैसे मीडिया परवेज भाई बाइट ले रहे थे और उनको कह रहे थे कि क्या हुआ दानिश जी, आप इस बात से रमेश जी के बारे में क्या कहेंगे? तो वो बेचारा कहते हैं कि मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, देखिए भैया किसी भी पार्टी के हों, भले हम टीएमसी करते हैं, भले वो बीएसपी के एमपी हो, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का एमपी हो, किसी का हक नहीं है किसी के ऊपर इस तरह का देशद्रोही का सवाल उठाना। किसी का हक नहीं है किसी को हम माँ बहन की गाली दे। 20 शब्द का इस्तेमाल उस मंदिर में, जिस मंदिर को हम राजनीति का मंदिर, हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल माना जाता है। देखिए एक नया शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कहा, रमेश जी ने कहा कटवा। अरे भैया क्या कटवा? कटवा का मतलब क्या है? क्या आप कटवा बोल के मुसलमानों को एक लाइन में खड़ा करना चाहते हैं और हिंदुओं को एक लाइन में? आपकी ये दोगला राजनीति हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि देश का 125 करोड़ देशवासी आज भी राम और रहीम एक साथ रहता है। इसी जगह में आप देख रहे हो, एक तरफ विनोद सिंह जी खड़ा है, एक तरफ सोनू सिंह खड़ा है, दूसरे तरफ शेर मोहम्मद और अकबर अली खड़ा है। अरे भाई यही तो देश की संस्कृति है। एक तरफ बादशाह खड़ा है, जनाब बादशाह के पीछे हमारा शंकर भाई खड़ा है, यही तो देश की संस्कृति है। इस संस्कृति को कोई भी रमेश जी जैसा इंसान इसको बदल नहीं सकता। आप जितना भी मेहनत कर ले, आप जितना भी इस तरह का फसाद कर दे, मगर ये भाईचारगी को, इस देश को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देश 125 करोड़ देशवासियों का है। और जहां हम मरने पर हम यही कहते हैं कि आज भी अगर हम मरे तो एक तिरंगा हमारे कफन का टुकड़ा होगा। उस जगह पर आप हमें हमारी आज़ादी को नहीं छीन सकते हैं, हमारी हिंदुस्तानी होने का प्रूफ को आप नहीं छीन सकते हैं। जहां विनोद सिंह का भी यही अरमान है, शहबाज का भी यही अरमान है, शेर मोहम्मद का भी यही अरमान है, बादशाह खान का भी यही अरमान है कि अगर हम मरे तो हम अगर मट्टी में भी जाएं तो भैया हमारे ऊपर तिरंगा रहे, अगर ये चिता में जले तो तिरंगा को देख के इनकी मौत आए। यही देश की संस्कृति को हमने पाया है। मगर आज जिस तरह से कटुआ का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, कटुआ बोल करके लाइन में अलग खड़ा कर दिया जा रहा है, और मुझे शर्म की बात है कि बाकी जो सांसद थे, जो उस जगह में बैठे थे, उस संसद भवन में बैठे थे, वो ताली थपथपा रहे थे, वो शाबाशी दे रहे थे कि भैया जिस तरह से शोले पिक्चर याद आ गया, जिसने गब्बर ने कहा था कि सांबा कितना है भैया, इनाम कितना रखा है, तो बोल रहा था सरदार आपके ऊपर ये इनाम है, सरदार आप बहुत खुश हुए क्योंकि सरदार को वाहवाही चाहिए था। उसी तरह से रमेश जी का बात सुनने के बाद तमाम बीजेपी के एमपी, तमाम ऐसे पार्टी के एमपी जो धर्म के नाम में, जाति के नाम में भेदभाव करते हैं, वो शाबाशी दे रहे थे, वो ताली पीट रहे थे कि क्या बात आपने कहा है। तो क्या अब
उस जगह में हम लोग गाली सुनने के लिए मोदी जी ने नया संसद बनाया था। नया संसद जो मोदी जी ने बनाया, जिसका पूरे वर्ल्ड में चर्चा हुआ कि मोदी जी ने एक इतिहास कर दिया है कि पहली बार वहाँ कव्वाली हो रहा है, पहली बार वहाँ भजन कीर्तन हो रहा है, और दूसरे तरफ वहाँ पर गाली भी हो रहा है। ले भैया, ये कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? और एक तरफ ये सब गाली सुनने के बाद ताली मिल रहा है। ये ताली बता रही है कि देश का 125 करोड़ की जिंदगी दो हाथों के दरमियान दब जाएगी। आज हमें और आपको खड़े होने की जरूरत है। हम इसका विरोध करें और खड़े होकर के अपनी मांगों को रखें कि जो भी ऐसा हो, चाहे वो बीजेपी का एमपी क्यों ना हो, अगर किसी भी पार्टी का एमपी बीजेपी के भी पार्टी के एमपी को गाली देता, हमें भी बुरा लगता। गाली का शब्द क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई? हम अगर आप काम के बिना पर वोट ले, आप राजनीति कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट ले, धर्म और जाति किसी के नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, और देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि रमेश जी ने जो कहा है सही कहा है। छी 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 छी, ये देश वीर जवानों का, ये देश 125 करोड़ देशवासियों का, जहां कई सारे बड़े बड़े संतों ने, न जाने कई सारे महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दे दी। और इसी देश में एक तरफ हम अशफाकुल्लाह खान की स्टोरी को देखते हैं, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, तो हम रानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं, हम आज़ाद भगत सिंह को देखते हैं। उसी जगह में इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज गांधी जी जिंदा होते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, क्योंकि वो अमर हो गए हैं, अगर वो जिंदा होते तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने का बात कहते कि भैया अपने ये जो राजपाट है आप ही संभालो, हम अपने घर में ही ठीक हैं। हमें शर्म आ रहा है अपने आप पर। किस तरह का ये देश जिस देश में बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने जिस तरह का संविधान को लिखा था, उसका धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं हम।